friends, good evening. Welcome once again to this weekly market analysis program. My apologies कि मैं आपसे पिछले 2 हफ्ते में कनेक्ट नहीं कर पाया since I was traveling, but we will resume today. हम लास्ट जब मिले थे तो 7 नवंबर को, तब मार्केट निफ्टी इंडेक्स करीब 18,000 के आसपास था और अब वो 17,000 के आसपास है, यानी 1,000 रुपीज़ का 1,000 पॉइंट्स का ड्रॉप उसके अंदर अपने को देखने को मिला। इसमें दो फैक्टर्स तो पहले से काम कर रहे थे, जो था फेड की कमेंट्री, जिसमें एक पॉइंट ये था कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो टेपर टॉक है, टेपरिंग जो उन्होंने $15 बिलियन पर मंथ का जो प्लान किया था, उसको बढ़ाने का एक इंडिकेशन एनालिस्ट को लगा। और दूसरा एक इंडिकेशन ये लगा कि फेड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है जल्दी, मे बी जो पहले 2022 में एक्सपेक्टेड था वो उससे पहले हो सकता है। तो ये दो फैक्टर्स ऑलरेडी मार्केट को परेशान कर रहे थे और जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा था, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही थी यूएस की, और जिसकी वजह से लगातार एफआईआई सेलिंग कर रहे थे। एफआईआईज ने अक्टूबर में करीब करीब 25,000 करोड़ की सेलिंग करी थी और अभी नवंबर में आज तारीख तक करीब 31,000 करोड़ की वो सेलिंग कर चुके हैं। इतनी हैविंग सेलिंग के अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करी है। तो ये फैक्टर तो ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा था मार्केट के लिए, और उसमें ये हफ्ता ख़त्म होते होते एक ऐड हो गया, जो हमारा ओमिक्रॉन कोविड का वेरिएंट जो अफ्रीका में पाया गया और वो ज़्यादा कंटेजियस बताया जाता है। अभी उसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। उसकी वजह से मार्केट काफ़ी शार्पली ड्रॉप हुए ये वीक ख़त्म होते होते। ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हम देखेंगे कि हमारे मार्केट की दशा वो कहाँ बता रहे हैं। हम करीब करीब ऑल टाइम हाई 18,600 से करीब करीब 8.5% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। एक कुछ 100-200 पॉइंट और नीचे जाने की संभावना है। 16,800 के आसपास हमको सपोर्ट मिल रही है, वो हम अभी चार्ट पर देखेंगे। तो ये कुछ लोग मार्च 2020 से कंपेयर कर रहे हैं, वैसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। कुछ फार्मा कंपनीज ने ये ऑलरेडी बताया है कि जो नया वेरिएंट है इसके भी वैक्सीनेशन वो बहुत जल्दी उसको डेवलप कर लेंगे। जो प्रेजेंट वैक्सीन है उसी को वो मॉडिफाई कर लेंगे उसको टैकल करने के लिए। तो ओवरऑल उस तरह की सिचुएशन नहीं है जो हमने मार्च 2020 में देखी थी। बट यस, मार्केट्स लोअर आए हैं और ये एक अच्छी बात है। हम बहुत समय से ये करेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, वो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी कि हम अच्छे स्टॉक्स को उसके अंदर में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाएं। तो आइए देखते हैं कि हमारे डेटा पॉइंट्स क्या हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको कहाँ दिखाई पड़ता है। स्टे विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने बात किया, ओमिक्रॉन अफ्रीकन ये कोविड वेरिएंट और कुछ पॉकेट्स में यूरोप के जो रिसर्जेंट कोविड के इंसिडेंट हुए हैं, उसके चलते मार्केट के ऊपर में ये नेगेटिव इम्पैक्ट आया। और उसके पहले एफआईआईज लगातार हैवी सेलिंग कर रहे थे, जैसा कि फेड कमेंट्री की बिटवीन द लाइंस दो नेगेटिव पॉइंट्स की हमने बात करी थी। एक तो टेपरिंग को बढ़ाने वाली बात और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने का डिसीजन जो एक जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो डॉलर इंडेक्स इस बीच में 97 टच करके और अभी कूल डाउन हुआ थोड़ा 96 के आसपास, और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 1.66 तक जाके उसके बाद अभी 1.5 के नीचे सेटल हुआ। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है हमारे मेटल स्टॉक्स पर, मेटल कमोडिटी प्राइसेस पर और क्रूड के ऊपर में। क्रूड एक सिंगल डे में 13% नीचे गिरा। जो WTI क्रूड $80 के ऊपर था वो 68 के नीचे आ गया। इससे एक जुड़ी एक स्टोरी मार्केट में चल रही है कि क्या ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप हो सकता है। इसके पीछे छोटा सा ब्रीफ में बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ कि काफ़ी समय से यूएस ओपेक प्लस को
प्रेशराइज कर रहे थे क्रूड के दाम कम करने के लिए, क्योंकि क्रूड के दाम ज़्यादा होने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर सभी जगहों पर बढ़ रहे थे। ये काफ़ी नेगोशिएशन के बाद भी जब नहीं हुआ तो 2 हफ्ते पहले इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से कुछ स्टॉक रिलीज करने के लिए यूएस एज वेल एज a few other countries like इंडिया ऑल्सो, इन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से क्रूड को रिलीज करने का फैसला लिया, यह सोच करके क्रूड के दाम गिरेंगे उससे। लेकिन ओपेक प्लस ने उसका ऑपोजिट चाल खेला और क्रूड के दाम गिरने के बजाय वो 2-3% बढ़ गए। ये एक इंसल्ट के रूप में देखा जा रहा था इंटरनेशनल सर्कल्स में यूएस के लिए। तो एक ये बात भी चल रही है कि क्या ये उसको सेटल करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है, जिसके चलते ये अफ्रीकन वेरिएंट की स्टोरी को बढ़ावा दिया गया और माहौल क्रिएट किया गया जिससे कि क्रूड एकदम से नीचे क्रैश कर जाए। ये देखेंगे किस तरीके से मार्केट प्ले आउट करता है आगे आने वाले दिनों में, और अगर इस स्टोरी के अंदर दम है तो हम देखेंगे कि मार्केट्स बड़े स्मार्टली रिकवर करेंगे बहुत आने वाले समय में। जो डोमेस्टिक डाटा है हमारा, वो उसको न्यूट्रल बोल सकते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। पेटीएम की वीक लिस्टिंग हुई, वो एक नेगेटिव था मार्केट के लिए। उसके उलट एसबीआई ने अपनी एक स्टडी में जीडीपी ग्रोथ को फिगर्स को रेज किया है इंडिया के लिए। कोविड काफ़ी कुछ कंट्रोल में है देश के अंदर। अभी नेक्स्ट वीक में कुछ डेटा पॉइंट्स जो आने वाले हैं वो हमारे मार्केट की दिशा को तय करेंगे, जिसमें कि हमारा वीकली क्वार्टरली जीडीपी डाटा है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डाटा, ऑटोमोबाइल सेल्स और पीएमआई डाटा। तो दिस विल बी कीनली अवेटेड एंड वॉच्ड। ओवरसीज क्यूज भी करीब करीब न्यूट्रल है सिवाय कोविड को छोड़कर। जेरोम पोवेल को वापस फेड का चेयरमैन बना दिया गया, जो कि एक पॉजिटिव देखा जा रहा है मार्केट के द्वारा। ग्रोथ जापान का और सिंगापुर का जो डाटा आया है ग्रोथ के बारे में वो भी पॉजिटिव है। विक्स यानी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली काफ़ी बढ़ा है, इसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा हमको। अभी वो 20 के ऊपर जाके सेटल हुआ है इंडिया विक्स। इसमें एक चीज़ मार्केट के लिए एक टेक्निकल सेटअप ये हमने बताना चाहूँगा आपको कि इसमें निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो हमारी 2 दिसंबर की एक्सपायरी है वो 0.42 पर है, जो कि एक दिखाता है एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन, जबकि मंथली एक्सपायरी में ये पुट कॉल रेशियो 1.32 के आसपास है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है, लेकिन मंथली सीरीज में अभी स्ट्रेंथ है निफ्टी के अंदर। पुट राइटर्स अभी भी स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, यानी कि वो मार्केट को ऊपर जाने की दिशा में पोजीशन बनाई हुई है उन्होंने। तो एक 16,700 16,800 के आसपास लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। और इसमें एक और भी फैक्टर है कि हम ऑल टाइम हाई से करीब करीब 8.5% नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर 100-200 पॉइंट और नीचे जाते हैं तो करीब करीब 10% का ये करेक्शन पूरा होगा। और जब कभी ऐसा 10% का करेक्शन होता है तो एक रिबाउंड आना एक नेचुरल एक प्रोसेस है। तो इसको हम देखेंगे हाउ इट प्रोसीड्स, बट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स को इस तरीके से अभी सेटअप है कि एक रिबाउंड का एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर हम चार्ट्स पर देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये डेली कैंडल है, ये 100 डेमा और वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दोनों से नीचे क्लोज हुआ है, जो कि बहुत बेरिश है। 17,000 पे इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर वो सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसको 16,750 के आसपास मिलेगा और यहीं से एक रिबाउंड का एक्सपेक्टेशन जनरेट होगा। रिबाउंड आता है तो फिर हमको वापस पहला रेजिस्टेंस 17,360 पर आएगा और उसके बाद 17,600 पर। बुलिश एक्टिविटी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो 17,600 के ऊपर क्लोज नहीं होता।
सेम वे बैंक निफ्टी में भी वो 100 डेमा और वीवैप के नीचे क्लोज हुआ है यहाँ पर 36,000 के आसपास, और उसका जो सपोर्ट आएगा वो पहला सपोर्ट आएगा 35,700, जो कि 200 डेमा है उसको। नॉर्मली 200 डेमा पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है, तो यहाँ से करीब 300 पॉइंट नीचे उसका एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट 34,800 पे आता है एज पर द ट्रेंड लाइन। तो इस सिनेरियो में हमारे रडार पर दो स्टॉक्स आए हैं फॉर कंसिडरेशन। एक है कैडिला, जो फार्मा सेक्टर से है, इस फॉर प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इन द करेंट सिनेरियो, चूंकि ये कोविड का जो नेगेटिव छाया पड़ी है उसके चलते फार्मा स्टॉक्स में मूवमेंट आया है, तो इसका हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा है टीसीएस, जो कि अपने एक राइजिंग चैनल के लोअर बैंड पर अभी वो आ गया है, और करंट सिनेरियो में टीसीएस विल बी ए वेरी गुड डिफेंसिव स्टॉक। तो ये दूसरा स्टॉक है जिसमें हम एंटर कर सकते हैं। So that is all, friends, for this week. Keep watching, and if you have not subscribed to the channel till now, my request is to please subscribe and press the bell icon so that you can get the notifications whenever a new video is posted. Thank you so much and good night.